लोग अक्सर सरल रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। लोग अक्सर सरल रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरल रास्ते पर चलने वाला सभी लोग सही होते हैं। हमें अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए। हमें अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ शानदार कर पाते हैं, शानदार कर पाते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिजिक्स के कंप्लीट जो एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रहे थे, इसमें सभी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, इन सभी चैप्टर को मेरे वन शॉट सभी का लेक्चर अवेलेबल है बच्चों। चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाले बच्चों आपके लिए केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट जितने भी क्वेश्चंस है ना, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे, इवन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। राइट, चलिए तो आज का जो सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप जो एनसीईआरटी रीड आउट करते हैं ना बच्चों, उनमें से जो क्वेश्चंस होते हैं इन टेक्स्ट, उन क्वेश्चन को आज हम जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए। हाफ एन आवर्स का क्लासेस होगी जिसमें ये कंप्लीट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। राइट, जिससे कि आपको खुद को भी एक रियलाइज हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि आपका रिवीजन एनसीईआरटी हो जाएगा। आपने एनसीईआरटी कितना पढ़ा है, क्या आप ये आंसर दे पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे पाते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी टीचर्स हैं सबसे आप पूछ सकते हो कि एनसीईआरटी मस्ट है। First of all, you will cover all those NCERT points, and after that you will cover the reference या PYQ या sample paper. तो पहली आपकी ये है कि आप NCERT को पॉइंट टू पॉइंट एकदम डिटेल कवर करो, है कि नहीं? चलिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इन बातों पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे। ओके, तो आज का जो सेशन है, और ये जो है ना न्यू NCERT के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन कटे हुए हैं, है ना? तो ये भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। राइट, और जितने भी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और चैनल का नाम तो बच्चों पता ही है आपको, एक्चुअल स्टडी है। राइट, और इसमें हमने कंप्लीट कवर करवा रखे हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स का अलग से मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवा रखे हैं, और कई इसके लेक्चर्स भी हैं, तो आप देख सकते हो, है ना? चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन to be clean before the burning। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राइट, कह रहा है कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को, है ना, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है जलाने से पहले। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रिबन को जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर तैयार हो जाता है। यानी आप ऐसे समझिए, जैसे मैग्नीशियम है, राइट, और जब इनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे ना, ऑक्सीजन यानी O2 की प्रेजेंस में रखेंगे, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये अनरिएक्टिव बन जाता है। ये क्या होता है? अनरिएक्टिव हो जाता है। अब इसको फिर से अगर आप जलाओगे ना, तो ये नहीं जलेगा। तो इसी अच्छे से नहीं जलेगा, ऐसे समझ लीजिए आप, वो जलेगा नहीं, बिकॉज इस पे एक लेयर तैयार हो गया ना मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। मैग्नीशियम पे क्या हो गया, एक लेयर तैयार हो गया, और जब लेयर तैयार हो जाएगा बच्चों, तो वो जलेगा कैसे? नहीं जलेगा ना। तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, सैंड पेपर से पहले क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? सैंड पेपर से पहले क्लीन करते हैं, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन आसानी से अच्छे से जल पाते हैं। तो आई होप बात समझ में आया। क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर अनरिएक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर तैयार हो जाता है, जिसके कारण उसे सैंड पेपर से हमें रगड़ करके, या जैसे भी कह लीजिए, हटाना पड़ता है। देन मैग्नीशियम रिबन अच्छे से क्लीन होता है, और फिर वो बर्न कर पाते हैं अच्छे से। क्लियर? चलिए, लिखेंगे कैसे? अच्छा, लिखना भी तो है। ये तो जो आपने समझ लिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं वर्डिंग में। आपको वर्डिंग भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ तो बहुत बच्चे लेते हैं, को समझ तो बहुत बच्चे लेते हैं, जब क्वेश्चन करने की बारी आती है ना, क्वेश्चन पूछ दो ना, तो फिर उसके माइंड में चलता ही नहीं रहता, सर लिखेंगे क्या, समझा तो देंगे
लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने बच्चों आपके लिए नोट्स भी बना रखा है कि क्वेश्चंस में आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एज इट इज डिट्टो पेपर में लिख दोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में लिख दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लिमिटेड वर्ड ही लिया और साइंस में पता है आपको कि लिमिटेड वर्ड ही लिया जाता है, आप ज्यादा लिख नहीं सकते, ज्यादा लिख भी दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उतने ही वर्ड में लिखो, दैट्स इट। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नीशियम इवन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जो मैंने बताया आपको। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा ना, हम ऑक्सीजन बोलते हैं तो O2 क्यों लिखते हैं? तो देखो ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस है, और गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है। जैसे आप ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूलर गैस है। क्लोरीन हो गया, ये जो भी गैस के फॉर्म है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस इन एयर फ्रॉम द प्रोटेक्टिव लेयर, जो मैं कह रहा था एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है मैग्नीशियम का, ठीक है, इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे। सो दिस लेयर इज अनरिएक्टिव, तो वो लेयर जो है, ये इसकी जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो अनरिएक्टिव हो जाता है। तो जब वो अनरिएक्टिव हो जाएगा ना, सो द प्रिवेंट द रिवेंट्स फ्रॉम द बर्निंग, तो उसको जलने से रोकेगा, किसको, मैग्नीशियम को जलने से रोकेगा, उनके जो लेयर है, ठीक है। Hence it needs to clean with sandpapers before burning in air, इसीलिए उसको एयर में जलने से पहले हमें क्लीन करना पड़ता है। जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि आप समझ पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो को पोस्ट कर दिए, राइट कर लो नोटबुक में, क्लियर, जो आपको इजी लगे आप वो कर लो। चलिए मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अच्छा, अब देखो बच्चों, क्या है, राइट द बैलेंस इक्वेशन। डू यू नो बैलेंस इक्वेशंस क्या होता है? ये तो पता है ना बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, यानी एलएचएस में और आरएचएस में, एलएचएस एंड आरएचएस में अगर दोनों साइड एलिमेंट सेम होता है तो वो हम कह सकते हैं कि बैलेंस है। सेम मतलब नंबर ऑफ सेम, अगर एलएचएस में 4 हाइड्रोजन है तो आरएचएस में भी 4 ही हाइड्रोजन होनी चाहिए, तब जाकर के बैलेंस होगा। ये तो पता है ना। अच्छा, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिए, आपको कांसेप्ट मिल जाएगा। या आपको क्वेश्चन ही करना है तो बने रहिए। चलो, तो देखो बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, तो देखो हमें क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इट मींस आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन H2 आ जाएगा, राइट, प्लस क्लोरीन Cl आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब इनको आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, HCl हो, है ना, HCl होगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड्स है, तो ये फॉर्मूलेस भी आपको आने चाहिए। आपको केमिकल फॉर्मूले के नेम पता होना चाहिए, कैसे लिखे जाते हैं ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कांसेप्ट लेक्चर जरूर आप अटेंड करो, जिससे कि आपको ये सारी बातें समझ में आ भी जाएगा। और कैसे बनाते हैं केमिकल कंपाउंड, अगर ये भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ये 9th स्टैंडर्ड में समझाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको अलग से एक वीडियोस बना दूंगा, क्लियर, ओके। तो देखो बेरियम क्लोराइड क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। जब बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ आप रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। लिखोगे कैसे, तो देखो मैंने वैसे लिख रखा है, आप यहां से समझ सकते हो। यहाँ देखो हाइड्रोजन हमने H2 लिखा, ओके, क्लोरीन का हमने Cl2 लिखा। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन करवाओगे तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। और ये देखो, अब आप चाहो तो बैलेंस चेक करना है तो ये देख लो, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट्स है, सॉरी लेफ्ट हैंड हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हैंड हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखोगे तो क्या है, 2 है, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं जी, 2 है, ठीक है। अच्छा, आरएचएस में देखो 2 हाइड्रोजन भी है, 2 क्लोरीन भी है, तो दोनों तो बैलेंस हो गया। और यही मैंने अभी बताया था आपको, किसमें, बैलेंस इक्वेशन में, कि एलएचएस में और आरएचएस में दोनों साइड सेम एलिमेंट होनी चाहिए, तब जाकर के वो बैलेंस होगा, अदरवाइज वो स्केलेटन इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलेटन, अनबैलेंस कह सकते हैं उसको। और ये कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि स्केलेटन इक्वेशंस क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कंकाल कहां से पूछ लिया, है ना, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो समझ आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ओके। तो H2
और ये आ गया बैलेंस। अच्छा अब देखो सेकंड में बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2, ये बच्चों हमने बैलेंस करके लिखा है, ये भी समझाएंगे आपको। BaCl2 हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम Al2 है ना, आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा Al2, एरर है, मिस्टेक इस तरीके से लिखा जाता है तो आप ऐसे लिखना। SO4 का होल थ्राइस हो गया। अच्छा अब बेरियम क्लोराइड को और एल्युमिनियम सल्फेट को आपस में रिएक्शन करवाओगे तो BaSO4 आ जाएगा प्लस AlCl3 हो जाएगा। अब देखो बैलेंस करने के लिए मुझे करना पड़ा, यानी इधर 3 है तो इधर भी हमने 3 देखा। अब चाहो तो चेक कर लो, टेबल बनाकर भी चेक कर सकते हो आप। ऐसे देख लो LHS, राइट, और LHS में हमें कितना है, बेरियम्स है, क्लोरीन्स है। आप ऐसे चाहो तो लिख दो Ba, लंबा हो जाएगा, आप चेक कर लो। 3B है तो देखो इधर भी 3B है। अच्छा यहाँ पे देखो Cl, यहाँ पे 2 और ये 3 दूनी 6 Cl हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 6 Cl है, 6 Cl है जी नहीं, यहाँ पे तो 3 ही है बच्चों, तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6, सॉरी 2 लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो देखो 2 Cl हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। अब देखो Cl भी बैलेंस हो गया, क्लियर। अच्छा अब आइए Al2 है, यहाँ पे देखो 2 एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। सल्फर देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, SO3 3 है, SO3, ठीक है। SO4 का होल थ्राइस यहाँ पे भी है, SO4 का होल थ्राइस आ जाएगा, यहाँ पे जो है ना SO4 का होल थ्राइस आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ रिलेशंस है ना Ba। अच्छा ये सॉरी बच्चों, यहाँ ये 3 नहीं आएगा, एक मिनट जी, देखो जी इसमें ये है ना 3 यहाँ है ना बच्चों, तो 3 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सभी में, तो इसीलिए आ गया, ठीक है। तो अब ये बैलेंस है, LHS में और RHS में दोनों सेट सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम एलिमेंट होगा तब जाकर के करेक्ट होगा, अदरवाइज वो स्केलेटन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलो इन दोनों पार्ट के आंसर्स मिल गए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा सेम है, राइट द बैलेंस केमिकल्स इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल्स इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स। अच्छा सिंबल्स भी देना है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और ये रिएक्शंस आपको दे रखे हैं। तो देखो कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड्स। अच्छा यहाँ पे कई बच्चे का एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, तो बेरियम जो क्लोराइड है वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है, कैसे पता करेंगे। तो बच्चों आपको ना इनका इनडायरेक्टली हिंट दिया जाता है क्वेश्चन में, अगर आप अच्छे से रीड आउट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्वस में है या सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है, बस आपको फील लेना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम आपको समझाएंगे भी कैसे समझेंगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो आपको पता है बेरियम क्लोराइड अभी हमने आपको क्या बताया था, BaCl2, तो ये क्या होगा, एक्वस होगा ना बच्चों, क्यों, सॉल्यूशन है ना जी, सॉल्यूशन में डाल देते हैं एक्वस ही होगा। अच्छा अब देखो क्या है, सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट, तो प्लस आपको क्या करना है, सोडियम SO, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा जब इन दोनों को रिएक्शन करते हैं तो देखो क्या है, इनसॉल्युबल, क्या है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब क्या होगा, सॉल्यूट नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है। तो जब घुल नहीं रहा होगा तो सॉलिड ही तो बच्चों नहीं घुलेगा ना, किसमें, लिक्विड में, तो सॉलिड आ जाएगा। मैंने इसका लिख रखा, आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ देखो मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट बनाकर लिख रखा है। बेरियम क्लोराइड देखो एक्वस है ना, एक्वस लिखा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अच्छा सोडियम सल्फेट SO4 हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो गया, ओके, एक्वस सॉल्यूशंस में हो गया, ठीक है। जब इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो बेरियम सल्फेट देखो सॉलिड लिखा ना, क्योंकि ये डिसॉल्व भी नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल्स है, वाटर में सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलो तो हमें क्या बनेगा, NaCl तो पता है, NaCl जो होता है नमक होता है बच्चों, और ये डिसॉल्व हो जाता है आसानी से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्वस सॉल्यूशन। समझ आया, इसमें कहीं दे नहीं रखा था ना, बट हमें फील लिया, क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस इन वाटर। देखो वाटर में आ गया तो एक्वस हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा उसके बाद रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो लिक्विड ही होगा, तो HCl का लिक्विड आ गया।
अब जब इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोनों को आपस में मिलाओ देते क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और ये क्या देखो ना क्वेश्चन में क्या है ना, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक्वस, तो एक्वस के फॉर्म में आ गया। एंड वाटर, तो वाटर तो आपको पता ही है, वाटर ऑलवेज क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ही सारी बातें दी जाती है, वो आपको समझना पड़ता है। अगर आप उनको समझ जाएंगे तो अच्छे से आप लिख पाएंगे। या फिर इसीलिए मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूं, जब भी आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो आप उन्हें 1 से 2 बार जरूर रीड आउट करें, जिससे कि आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि इसमें कुछ चीजें हैं जो दिए हैं बट हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब 1-2 बार आप रीड आउट करेंगे ना क्वेश्चन को, तो आपको एकदम पता चल जाएगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको पता ही है, अपने आप में ही वो अच्छा क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। क्लियर? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? वाह, अब देखो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है सॉल्यूशंस ऑफ एक्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इनको वीवीआई लगा लो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार किसी भी सैंपल में चेक करो मिल जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन आप इसे कर लेना। अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स, वाओ क्या कह रहे हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर राइट वॉशिंग, राइट, ठीक। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला। अच्छा, नेम द सब्सटेंस एक्स, राइट द फॉर्मूला। देखो वॉशिंग के लिए क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है, आपको बताना है एक्स क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका बच्चों मैंने इस तरीके से लिखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये केमिकल नाम है, वॉशिंग के केमिकल्स नाम है, ओके। और क्विकलैम भी इसको बोल सकते हैं। तो क्विकलैम जो भी आप नेम याद कर सकते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है केमिकल्स नेम याद कर सकते हैं, या आप ऐसे क्विकलैम कर सकते हैं। इट्स फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, CaO, यानी चूना होता है बच्चों, क्या होता है, चूना, है ना, ये क्विकलैम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं सेकंड में, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन अबव व्हिच। सिंपल है, नेम पूछा जा रहा है तो हमने क्विक लाइन बोल दिए। रिएक्ट विद वाटर, जब क्विक लाइन को वाटर से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पे कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना सॉलिड में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में होता है, चूना देखा होगा आपने ना, सॉलिड में होता है ना जी, जैसे उसमें पानी एकदम से क्विक लैम हो जाता है, काफी वेनुग्रस मतलब काफी तेज रिएक्शन होता है, ठीक है ना। शो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जब वाटर के साथ जोड़ोगे तो एकदम ये वाटर लिक्विड में होता है, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और वो कैसा बनेगा, एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, क्या कर लो, क्विकलैम ले लो, क्विकलैम में वाटर डाल दो, आपको बन जाएगा, खत्म कहानी। तो मिनटों में आप बना सकते हो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो देखा होगा कि बैंडेज में ये सारी चीजें यूज होता है, किसी के हाथ अगर कभी टूट जाता है या एनीथिंग एल्स, किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बैंडेज किया जाता है, तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज किया जाता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं आप, है ना। तो समझ में आया, बहुत आसानी से बन सकता है ना, और काफी कम समय में बन जाता है, सिंपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, वाटर लो, दोनों को मिला दो, देखो मिनटों में तैयार होकर के, हाँ लेकिन उस टाइम इतना हीट होता है, ये चीजें आपको देगा ना, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता है और ये क्विक रिएक्शन होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, समझ आ गई बातें, क्लियर हो गया, आंसर भी लिख लिए। आप चाहो तो वही प्रोसेस है, या तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या रिपीट करके देख लेना, जो आपकी इच्छा करे आप ऐसे कर लेना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द अमाउंट, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है, और ये जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक तो एक्टिविटी क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पेपर्स में आएंगे, वो केमिस्ट्री से हो जाए या फिजिक्स से रहे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना कि आपको ये क्वेश्चन रहेगा ही डायग्राम के बेस में क्वेश्चन। व्हाई इज अमाउंट ऑफ गैस, देखो व्हाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अच्छा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटीज 1.7। तो आप एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में आपको एक्टिविटीज 1.7 में चेक करो, है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम दिखाएंगे आपको डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्ट इन अदर्स। अच्छा डबल ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्ट, तो ये तो वाटर का ही होता है ना, H2O का फॉर्मूला, अभी हम समझाएंगे। वेट,
नेम दिस गैस, तो उस गैस का नाम भी लिखना है, कौन सा गैस बनेगा। तो मैं पहले आपको एक्टिविटीज दिखाता हूं। ये देखो बच्चों आपकी एक्टिविटीज, आप चाहे तो अपना बुक्स निकालिए और बुक में ये एक्टिविटी चेक कीजिए, आपको फील आ जाएगा। एक्टिविटी 1.7 क्वेश्चन भी कह रहा था 1.7, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गैस है, क्या ये ऑक्सीजन गैस क्या हो रहा है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे तो एनोड पे आ रहा है, ऑक्सीजन गैस कहाँ स्टोर हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो गैस है ना वो कहाँ स्टोर हो रहा है बच्चों, कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस कहाँ स्टोर हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, और हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या हो रहा है, कैथोड पे स्टोर हो रहा है। समझ आया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे इस फिगर को, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक निकालिए और बुक में आप फील थोड़ा सा कीजिए। देखो ये जो आपके पास ये जो बच्चों हमारा जो ट्यूब है, ये तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना ट्यूब लिखा है, यानी ये जो हमारा ट्यूब है, इस ट्यूब में आप देखोगे ना तो इस जगह पे ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन क्या है, कम है, बिकॉज यहाँ पे देखो ना स्पेस, यानी ये लेयर क्या है, ज्यादा है और ये लेयर कम है, यानी ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है, इसीलिए ये क्या देखो नीचे तक दबा हुआ है ना, ये और इसमें देखो ये यहां तक आ रहा है, मतलब इतना जो है इसमें ज्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन 1 है ना तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ऐसे आप समझ सकते हैं, इसलिए हम इसको डबल कह सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है ना, डबल ऑफ अमाउंट ऑफ द करेक्ट नंबर, एक से दूसरा डबल है, यानी 2:1 बोल दो या फिर आप 1:2 कह लो, जो भी कहना है आप कह दो, तो डबल तो यही होगी ना, तो 1:2। बात समझ आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक्टिविटी समझ में आया, ये एक्टिविटीज एक बार पढ़ लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये तो बस कहानी है, आप समझ में आ गया आपको। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, है ना, आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैं अभी आपको एक क्लियर करके दिखाता हूं। देखो आंसर ऐसे लिख देना आप, क्या देखो, द केमिकल्स फॉर्मूला H2, केमिकल फॉर्मूला भी हमसे पूछ रहा था ना क्वेश्चंस में, है ना, कह रहा था ना इसमें नेम इस गैस का, अभी हम बता रहे हैं आपको, तो इसका जो द केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, H2O हो गया, हाइड्रोजन देखो ना ऑक्सीजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो H2O बन गया, सजेस्ट द मोलर, मोलर जो है H2 हो गया और O2 हो गया, यानी ऑक्सीजन ये हो गया। Therefore when water is electrically decomposed, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज कर रहे हैं, then constituent gas H2 और O2 are produced, तो H2 और O2 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है इस लिक्विड्स में, है ना। इसमें देखो ना ग्रेफाइट्स का रॉड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें रबिंग कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का हो रहा है 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। अब देखो द सेम द मोलर इज रेशियो 2:1 है, thus amount of hydrogens is double, क्वेश्चन में कह रहे हैं डबल देन द ऑक्सीजन गैस, सो द गैस इज हाइड्रोजन, तो वो गैस क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो गैस है जो ऑक्सीजन से डबल है, यहां पे आ गया ना आपका नेम इज द गैस, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आ गया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या है, डबल हो रहा है, कब, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब ये हमारा कंडीशंस होता है। आप इस एक्टिविटीज में पढ़ेंगे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आपके एग्जाम में अगर आप सैंपल पेपर देखो या अभी आपने सैंपल पेपर देखा है तो उसमें आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही गया होगा डायग्राम बेस पे, है ना, तो डायग्राम बेस के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आप लगा लीजिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द कलर, कह रहे व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अच्छा अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, व्हाई डज कलर कॉपर सल्फेट चेंज, क्यों चेंज हो जाता है, जब हम जैसे मान लो हमने एक विकर ले लिया कुछ इस तरीके का और इसमें हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट, और इसमें हमने एक आयरन का नेल्स ले लिया, है ना, ठीक है। जब हम इसमें डाल रहे हैं ना आयरन के नेल्स, ये है आपका Fe, और आयरन क्या होता है बच्चों, ग्रे कलर का होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये सल्फेट क्या है, किसका, कॉपर सल्फेट है, CuSO4, तो CuSO4 क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, राइट।
अब देखो इसमें व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्ड। मतलब इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में जब हम आयरन्स का क्या करते हैं, आयरन्स का नेल्स डालते हैं ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, देखो ये क्या होता है, हमारा जो आयरन होता है वो ग्रे कलर का होता है। मैंने इस तरीके से स्टेटमेंट में लिख रखा है, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, बिकॉज आयरन्स बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन जो होता है कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, काफी ज्यादा रिएक्शन करता है, ठीक है। देन कॉपर ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेस कॉपर मेटल्स एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा आयरन्स है, आयरन में अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इससे ये ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। क्यों होता है? सिंपल, ये बच्चों क्या है, सिंगल फॉर्म में और ये कंबाइंड फॉर्म में, तो कंबाइंड वाले फॉर्म ऑलवेज वीक होता ही है। तो ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, फेरस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव करके हटा देगा। तो ये क्या बना लेगा, ये जो है अपने आप को क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। ये ज्यादा रिएक्टिविटी है, वही हमने लिखा। सो दस ब्लू कलर्स ऑफ कॉपर, कॉपर का क्या, कॉपर सॉल्यूशन में तो ब्लू कलर का था, जब उसको चेंज कर दिया ना, सल्फेट फेडेट्स बन गया। सल्फेट फेडेट ऑलवेज क्या होता है, गिव्स ग्रीन कलर। तो ये जो कलर्स होता है ना बच्चों, ये ग्रीन हो जाता है। ये क्या बन जाता है, ग्रीन हो जाता है सॉल्यूशन ऑफ द फेरस सल्फेट, दैट इज, मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिख रखा है। सिंपल बात समझ। यही कारण है कि वो सिंपल, अगर एक लाइन में आंसर देना है तो आप सीधा कह सकते हो कि जब कॉपर सल्फेट में आयरन के नेल्स डालते हैं तो उसका कलर चेंज कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि आयरन यानी कॉपर जो होता है ना बच्चों, उसका जो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और आयरन का ग्रे होता है। तो जब उसके सॉल्यूशन में जाता है तो आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिविटी होता है एज अ कंपेयर टू कॉपर, तो कॉपर को वो रिमूव कर देता है। तो जब कॉपर को रिमूव कर देता है तो फिर आयरन और सल्फेट मिलता है, तो वहां पे उसको ग्रीन कलर बन जाता है, या ग्रीनिश बोल सकते हो, ठीक है। ग्रीन बोलते हैं या ग्रीनिश हो जाता है, और फिर वो जो कॉपर है उसको ब्राउन बना के बाहर भेज देते हैं। यानी उसका फिर कॉपर का कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। मैंने लिख रखा है ना, यहाँ पे देखो ब्राउन हो गया। कॉपर जब सॉलिड स्टेट में आता है तो ब्राउन हो जाता है, और जब आयरन सॉलिड स्टेट में होता है तो ग्रे होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ग्रे। दैट कॉपर सल्फेट का जो वैलेंस होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। ये सब याद रख लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, कलर पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है। तो इन चीजों को आप अभी से हाईलाइट करके रखें, जिससे कि आपको एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीएसई में इस बार 20 आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इन चीज को अभी से हाईलाइट करके अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे। क्लियर? चलो, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, ठीक है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आपको पता है टाइप ऑफ डिस्प्ले रिएक्शन में हमने आपको अलग अलग टाइप्स के आपने पढ़े होंगे, है ना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, है ना, उसके बाद डिकम्पोजिशन होगा, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, अलग अलग है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। अच्छा ठीक है। देन वन गिव इन द एक्टिविटीज 1.10। तो आप बुक्स निकालिए, बुक्स में आप 1.10 एक्टिविटीज को देखिए। अगर आपके पास बुक है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज 10.1 में क्या क्या है। ये इनके कहानी है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब लेकर कंटेन द सोडियम ऑफ बेरियम क्लोराइड्स, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। यानी इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये बेरियम क्लोराइड्स है। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है, इसके अंदर सोडियम सल्फेट है, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप इसको समझिए, सोडियम सल्फेट जो है वो एक्वस में है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट का है, ओके। बेरियम क्लोराइड्स है, ठीक है, एक्वस में है। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के आपस में रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। यानी यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाता है।
है। क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। यानी देखो ये जो आपके पास सोडियम है ना, वो सोडियम क्या करता है, क्लोरीन के साथ आ जाता है, और ये जो बेरियम है सल्फेट के साथ चला जाता है, आयंस का एक्सचेंज कर लेता है। देखो ना, है ना, बेरियम सल्फेट हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक बेस्ट एग्जांपल्स है कि आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बेस है ना, वो क्या एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, सॉल्ट एंड नमक बना देता है, वाटर दे देता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये आपका बेरियम क्लोराइड सल्फेट बन गया। तो आप यहाँ पे you observe that while substance is in the insoluble water form, this insoluble substance is known as participant, और जो insoluble होता है वो participants कहते हैं। Any reaction produces precipitate can be called as simple है, आपको कह रहा है कि precipitation reaction। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स आपको मिल गए। अच्छा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है इसी को, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे बच्चों, आप वाटर मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, बेस है। ये क्या है, हमारा बेस है। और जब बेस को एसिड के साथ करोगे, एसिड के साथ हम रिएक्शन करते हैं ना बच्चों, तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जब हम एसिड को जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो। या सिंपल आप ये याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट के जब भी इक्वेशन आए या पूछे जाए तो सिंपल ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ये आयन का एक्सचेंज कर देता है। एग्जांपल मैंने आपको यहां भी बताया, यहां भी आप देख लो। देखो यहाँ पे सोडियम है और ये हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Na है ना, वो किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ आ जाएगा। और ये जो है ये इसके साथ रिएक्शन, देखो Na2SO4 हो गया, Na2SO4 हो गया, और ये इसके साथ वाटर का रिएक्शन बना देगा। सिंपल। तो आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या। आप देखो क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। ये भी वीवीआई क्वेश्चन आप लगा लीजिए बच्चों, देखने से ही लग रहा है ये वीवीआई। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड एजेंट जो है ये बहुत बार पूछे जाते हैं। समझिएगा पहले अच्छे से इसको। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है एंड कौन सा सब्जेक्ट रिड्यूस्ड है ना, आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये कुछ रिएक्शन हमें दे रखा है। तो देखो ऑक्सीडाइज क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइज क्या होता है और रिड्यूस क्या होता है। तो अगर मैं पहला इक्वेशन को आपको दिखाऊं, देखो सोडियम है और ये सॉलिड में है, और क्या है उसके बाद ऑक्सीजन है और ये गैस है बच्चों। आप ये सॉलिड ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बना, 2 सोडियम ऑक्साइड बना, और ये देखो ये है। तो देखो यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी जो जुड़ रहा है, जो बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज होगा। जो बढ़ रहा है आप ऐसे याद कर लीजिए, यानी इस पहले वाले क्वेश्चन में सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। समझा? सोडियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। और घट कौन रहा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कम हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में? तो आप ये लिख सकते हो, सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर बात समझ में? ओके। तो ये तो पहला का आंसर था। लिखेंगे कैसे? देखो बच्चों मैंने लिख रखा है आपको स्टेटमेंट के वे में, क्योंकि आपको पेपर में तो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है ना। बहुत बच्चों को स्टेटमेंट में दिक्कत होता है, तो आपको नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के साथ भी करवाया है। ठीक है। ओके। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, सोडियम है बच्चों, Na सोडियम है ना, सोडियम हैज गेन ऑक्सीजन, ऑब्वियसली मैंने बताया कि इंक्रीज कर गया, एंड फॉर्म Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है। सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। एंड O2 इज रिड्यूस, वही मैंने आपको बताया कि सोडियम ऑक्सीडाइज है और ये रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा अगर आप इस इक्वेशन में देखो,
तो देखो कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है वाटर के साथ। तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर रिमूव हो रहा है, कॉपर कम हो रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रहा है। कॉपर रिड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पे देखो एक ऑक्सीजन था और यहां पे देखो बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर गया, कंबाइन के फॉर्म में आ गया ना। तो ऐसे यहां पे क्या कहोगे, जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप सिंपल यहां पे देखो कॉपर ऑक्साइड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में क्या है, वो ऑक्सीजन उससे हट रहा है। तो जब ऑक्सीजन हट रहा है, जैसे मान लो एग्जांपल से मैं समझाता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल से, आप दो भाई हो एक साथ, तो आपके क्या होगा, डबल पावर होगा ना जी। और जब आपका भाई चला गया तो आप कमजोर हो जाओगे ना, होगे कि नहीं, होगे कि नहीं बताओ, होगा ना, डेफिनेटली वही बात है। यहां पे देखो ना, कॉपर ऑक्सीजन दोनों भाई हैं और ऑक्सीजन उसको उसके साथ छोड़ रहा है, ऐसे समझ लो, ऑक्सीजन उसके साथ छोड़ रहा है। तो जब उसका साथ छोड़ दिया तो अब तो वो बेचारा अकेला हो गया, और जब अकेला आदमी को तो कोई भी, पता है आपको, है ना, समझ गए होगे मेरा इशारा, है ना, तो वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो लॉस्ट कर गया ऑक्सीजन, सो फॉर्म Cu, सो Cu हैज रिड्यूस, तो Cu क्या होगा, कमजोर, यानी रिड्यूस हो गया, ठीक। While H2 हैज गेन ऑक्सीजन, और H2 यानी ऑक्सीजन के पास जाके वो कंबाइन हो रहा है, यानी जुड़ गया। तो जुड़ गया तो वो क्या होगा, ताकतवर हो गया, ताकतवर यानी ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसे समझिए आप, ऑक्सीडाइज हो गया। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं, मजे से आ गया। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीवीआई आप इसे अच्छे से लगा लें और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही रहेंगे। इसे में क्वेश्चन जो भी आपके वीवीआई लग रहा है, मैं उसको साथ में वीवीआई लगाते जा रहा हूं कि आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस भी करें और इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। हो सकता है ये एनसीईआरटी है, एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं, या कभी कभी आपको इक्वेशन चेंज कर दिया जाएगा, बट प्रोसेस यही रहेगा, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़े। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे ना, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।